हेलो एवरीवन। आज है 5 सितंबर 2024 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के सेशन की। हमारा पहला करंट अफेयर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने मिलकर टेलीकॉम सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, उसके एक्सेस को बूस्ट करने के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोगों तक एक्सेस मिले टेलीकॉम का, उसको बढ़ाने के लिए कुछ रूल्स निकाले हैं। उसका नाम क्या रखा है? टेलीकम्युनिकेशंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिजिटल भारत निधि रूल्स 2024। ये जो रूल्स हैं ये डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत आते हैं और इसके द्वारा जो मैनेजमेंट और इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब किस तरीके से मैनेज करना है इन रूल्स को या टेलीकॉम एक्सेस को और उसको किस तरीके से लागू करना है, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए ये रूल्स बनाए गए हैं, जो कि अंडर सेक्शन 24 सब सेक्शन 1 ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अंतर्गत बनाए गए हैं। इस रूल की खासियत क्या है? तो ये जो रूल है ये इंडियन टेलीग्राफ रूल था 1957 का, उस टाइम पे बनाया गया था। तो उसका रूल नंबर था 527। इसको रिप्लेस किया गया है अभी रूल 523 से। हालांकि ये जो रूल है इसकी एक्सपायरी, मतलब जो पहले वाला जो रूल है उसकी जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता है, वो एक्सपायरी उसकी डेट नहीं आ जाती, तब तक ये न्यू रूल लागू नहीं किया जाएगा उसके ऊपर। इस रूल के अंतर्गत जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनके क्या पावर होने चाहिए, क्या फंक्शन होने चाहिए, मतलब उनके पास में क्या ताकत और उनको क्या कार्य करना है, वो सारी चीज़ें इस रूल में डिफाइन की जाएंगी। और ये जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। इंडियन नेवी और फ्रेंच नेवी के बीच में एक बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज होने वाली है जिसका नाम है एक्सरसाइज वरुणा, जो कि अभी 2024 में सितंबर 2 से लेके सितंबर 4 तक कंडक्ट की गई थी। और ये एक्सरसाइज कहाँ हुई थी? ये एक्सरसाइज की गई है मेडिटेरेनियन सी में। इस एक्सरसाइज में क्या क्या इंक्लूड है? तो इसमें एडवांस टैक्टिकल एक्सरसाइज है ये एक, emphasizing the deepening synergy and interoperability between the two navies। इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है? तो ये जो दोनों इंडियन ओशियन के नेशंस हैं, कौन से? फ्रांस और इंडिया, इन दोनों की जो नेवल क्रू है, मतलब जो नेवी के क्रू मेंबर्स हैं, उनको इस तरीके से तैयार करना कि वो मिलकर हर जो भी चैलेंजेस उनके सामने आते हैं ओशन में उनको टैकल कर सकें, मतलब उनका सामना कर सकें। अभी कल हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी INS तबार के बारे में, जो फ्रांस में गया था युद्धाभ्यास करने के लिए। इंडिया और फ्रांस के बीच में INS तबार से युद्धाभ्यास किया जा रहा था, तो वो भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाला है। नेक्स्ट अफेयर्स पे आते हैं हम। Defense Ministry okays 10 capital acquisition proposals worth rupees 1.45 lakh crores for tanks, radars and more। तो हाल ही में सितंबर 3 को हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो बिलोंग करते हैं, राजनाथ सिंह, इन्होंने अभी 10 कैपिटल एक्विजिशन के प्रपोजल को अप्रूव कर दिया गया है, जिसकी लागत कितनी है, वर्थ कितनी है? 1,44,716 करोड़ रुपीज़, मतलब इन शॉर्ट अप्रॉक्सीमेटली बोला जाए तो 1.45 लाख करोड़ रुपीज़ जिसकी लागत है। तो ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि हमारी जो तीनों आर्मी है, जो तीनों फोर्सेस हैं हमारी, आर्मी, मिलिट्री फोर्सेस, नेवल फोर्सेस और एयर फोर्सेस, इन तीनों में कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करने के लिए, मेनली AI से रिलेटेड, या मतलब जो हैवी व्हीकल इनको दिया जाए, आगे जो वॉर होते हैं उनमें बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए, और इंडिजीनियसली, मतलब स्वदेशी हर चीज़ बनी हुई हो, जो हमारे जो भी हथियार हैं, जो वेपन्स हैं या जो भी व्हीकल यूज़ करते हैं वॉर में, वो सब स्वदेशी निर्मित हो, मतलब इंडिजीनियसली बने हुए हों।
और इसमें 99% प्रपोजल्स जो हैं वो इंडिया के लोगों को ही दिए गए, ताकि इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहे और यहीं पर लोग रह के काम करें, यहीं पर मैन्युफैक्चरिंग हो हर चीज़ की, और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पर ही फ़्लो हो, इंडिया में ही फ़्लो रहे और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके थ्रू मिलती रहे। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी के लिए क्या किया गया, तो इंडियन आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए यहाँ पर फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल को बनाने की बात की गई है। और एयर फोर्स के लिए एक फायर कंट्रोल रडार, एयर आर्मी के लिए एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रडार बनाया गया एयर आर्मी के लिए। डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट बनाया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल एंड नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल बनाया गया ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है 30 करोड़ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स रजिस्टर ऑन ई श्रम पोर्टल। तो ई श्रम पोर्टल 3 साल पहले लॉन्च हुआ था, उसमें अब तक 30 करोड़ वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं जो उन्होंने रजिस्टर किया है सिर्फ 3 सालों में। देख रहे हैं कितना बड़ा नंबर है ये। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ये इस रिपोर्ट को जारी करता है, इसे चलाता है। पर्पस ऑफ ई श्रम पोर्टल क्या है, क्या इस पोर्टल का पर्पस रहा है, क्यों बनाया गया है इसको? तो ये बनाया गया था वन स्टॉप सॉल्यूशन कहा जाता है ये फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। मतलब कि ये उनको हेल्प करता है लोगों को जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है टू एक्सेस वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चल रही हैं गवर्नमेंट की, मतलब जो सामाजिक सुरक्षा निधि है, उनमें ये वो सारी स्कीम्स को एक्सेस करने के लिए ये ई श्रम पोर्टल हेल्पफुल रहता है कि इसी पोर्टल में आपको वो सारी स्कीम का पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें बहुत सारी स्कीम का पता नहीं चल पाता है कि जो सामाजिक सुरक्षा निधि है वो लॉन्च होती रहती है अगर, तो हमें कभी कभी नहीं पता चल पाता। तो इस पोर्टल के थ्रू उनका पता चल जाएगा और लोग उनका बेनिफिट इजीली इसके थ्रू ले पाएंगे। जिनको भी उन स्कीम में अप्लाई करना है तो इसमें वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है उसके लिए। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यूपी गवर्नमेंट विल बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम इन वाराणसी। ये बहुत अच्छी न्यूज़ बोल सकते हैं कि एक हमारे इंडिया में वैसे भी आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो वैदिक टाइम जो था वो एक अलग ही टाइम था, तो अब उसको भी वापस लाने के लिए एक वैदिक 3D म्यूज़ियम बनाया जाएगा वाराणसी में, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये एक संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी है वाराणसी में, ये वहाँ बनाया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या दिखाया जाएगा? इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और वैदिक लिटरेचर। तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी और वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड यहाँ इस म्यूज़ियम में चीज़ें रहने वाली हैं। नेक्स्ट आते हैं एग्रीश्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल। ये 2 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं, किसके द्वारा? हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। ये कहाँ के मिनिस्टर हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ये एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल के बारे में जानना ज़रूरी है। तो इनका एस्पेक्ट क्या है? तो एग्रीश्योर फंड जो है वो क्या है? ये एक स्टार्टअप है फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइज है ये। और कृषि निवेश पोर्टल क्या है? तो ये जो एग्रीश्योर फंड है ये कब स्टैब्लिश किया गया था? तो ये स्टैब्लिश किया गया था 2022-23 के बजट में, इसको अनाउंस किया गया था हमारी इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये कृषि निवेश पोर्टल कब लॉन्च किया गया था? तो दिसंबर 5 में 2022 में। अब इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस, एग्रीश्योर जो फंड है उसका पर्पस क्या है? टू सपोर्ट इनोवेटिव हाई रिस्क एंड हाई इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल स्टार्टअप्स।
मतलब जो एग्रीकल्चर के स्टार्टअप होंगे जिनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होगा, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर करने की क्षमता होगी, जिनमें जो बहुत इनोवेटिव होंगे, उनको प्रमोट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए ये एग्रीश्योर फंड बनाया गया है। कृषि निवेश पोर्टल की बात करें तो ये क्या है, इज टू सिंप्लीफाई एग्रीकल्चरल इन्वेस्टमेंट एंड एनहेंस ट्रांसपेरेंसी। अब अगर कोई एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मतलब कि नॉर्मल अगर एग्रीकल्चर करना चाहता है, खेती करना चाहता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए कि उनके लिए क्या क्या चीज़ें सरकार के द्वारा है, या क्या क्या उनके लिए स्कीम्स हैं, क्या उनके लिए सुविधाएं हैं, वो सब चीज़ें उन्हें पता हो। ये सब चीज़ें सिंप्लीफाई करने के लिए ये कृषि निवेश पोर्टल बनाया गया है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए है मेनली ये, कि जो एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब पैसे लगाना चाहते हैं। इनका फोकस एरिया क्या है, अब वो देख लेते हैं। तो एग्रीश्योर फंड का फोकस एरिया क्या है, ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स में फोकस करेंगे, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगे उनमें फोकस करेंगे। फार्म मैकेनाइजेशन, रूरल एंटरप्राइजेस, जो भी ग्रामीण जो उद्योग हैं उनमें फोकस करेंगे ये, और जो खेती से रिलेटेड जो भी मशीन्स वगैरह हैं बनाते हैं उनमें फोकस करेंगे। ठीक है। कृषि निवेश पोर्टल का फोकस कहाँ रहेगा, तो ये इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन फॉर वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स इन एग्रीकल्चर, ये स्कीम से रिलेटेड है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आएगी उनका कैसे एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन होना है, उनके बारे में जानकारी देना लोगों को, ये उनका काम रहेगा। अब एग्रीश्योर जो है उसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, तो ये इन्वेस्टमेंट करेगा, देखा हमने इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर के लिए ये फोकस कर रहा है। ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा। फिर एनकरेज यूथ पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर, मतलब यंग लोगों को एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करने के लिए एनकरेज करेगा। स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चर वैल्यू चेन, अब एग्रीकल्चर की जो वैल्यू है उसे और बढ़ावा देगा, उसे और मजबूत करेगा। वहीं हम कृषि निवेश पोर्टल की बात करें तो इसमें ये प्रोवाइड्स गाइडलाइन फॉर मार्केट एंट्री स्ट्रैटेजीज एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब मार्केट में किस तरीके से एंट्री लेना है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट की बात करता है। तो कृषि निवेश पोर्टल बोलता है कि आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, कैसे मार्केट में एंट्री लेनी है। अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हो, आप इस मार्केट में आना चाहते हो, तो आपको सारी स्कीम्स का पता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ आना है मार्केट में, क्योंकि अभी हर चीज़ में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। तो आपको स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि आप उस फील्ड से रिलेटेड क्या करना चाहते हो, कैसे ग्रो करोगे आगे। ठीक है, एक फ्रेमवर्क है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो ये प्रोवाइड करेगा। एम्पावर वुमेन इन एग्रीकल्चर थ्रू स्पेशल प्रोविजंस एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अब वुमेन के लिए खास करके एग्रीकल्चर में वुमेन को बढ़ावा देने के लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे और स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे, मतलब कुछ खास पॉलिसी बनाई जाएंगी जिससे कि महिलाओं को एग्रीकल्चर में बढ़ावा मिले। नेक्स्ट आते हैं, India and UNESCO co-organizing the 2024 edition of Chief Science Advisors Roundtable in Paris, France on 6 September 2024। तो ये जो CSAR है, मतलब चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल, ये कॉन्फ्रेंस है, ये करी गई थी कहाँ पर, पेरिस फ्रांस में, जो कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी, फॉस्टरिंग ओपन साइंस, ब्रिजिंग नॉलेज, एसिमेट्री एंड बिल्डिंग साइंस एडवाइस कैपेसिटी ग्लोबली। ये आप लोगों के लिए थीम इम्पॉर्टेंट रहती है, आप इसे याद रखिएगा। हर प्रोग्राम की या हर कोई ऐसा चीज़ इवेंट होता है जिसकी थीम होती है कुछ ना कुछ, तो वो आप सभी के लिए एग्जाम पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। हम कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं। चीफ साइंस एडवाइजर्स राउंड टेबल क्या है, या ये इसमें क्या हुआ था, तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट था बिटवीन द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र और जो गवर्नमेंट ऑफ
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र थे और यूनेस्को के नेचुरल साइंस सेक्टर के बीच में ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है, ठीक है। और इसको पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च हुआ था पहली बार इंडिया का जो G20 प्रेसिडेंसी हुआ था 2023 में, इसे तब लॉन्च किया गया था। CSIR एम्स टू एनहेंस ग्लोबल साइंस एडवाइजरी मैकेनिज्म्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, BEE एंड NTH जॉइन हैंड्स टू एनहेंस एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स। तो इंडिया में जो एनर्जी एफिशिएंसी है, मतलब जो ऊर्जा क्षमता है, उसको बढ़ावा देने के लिए और कुछ स्टैंडर्ड और लेबल को मजबूत करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, मतलब मजबूती देने के लिए एक MOU साइन किया गया है। किसके बीच में? तो NTH मतलब कौन है ये? नेशनल टेस्ट हाउस और ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बीच में ये MOU साइन किया गया है। The collaboration aims to strengthen the testing and certification processes of energy efficient products। मतलब जो सौर ऊर्जा जिसमें सौर ऊर्जा बोल दिया मैंने, जो ऊर्जा एफिशिएंट होते हैं, मतलब ऊर्जा में ज़्यादा क्षमता होती है, ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, हायर कंपीनियंस बनाने के लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा और उनकी काम जो है वो अच्छा हो सके, ऐसा बनाने के लिए नेशनल स्टैंडर्ड के साथ, वो भी कुछ गड़बड़ ना हो उनमें, इस चीज़ के लिए ये MOU साइन किया गया है। मतलब कुल मिला के बात ये कही गई है कि हमारी जो ऊर्जा क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए ये MOU साइन किया गया है। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और नेशनल टेस्ट हाउस, इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। तो ये जो एग्रीमेंट किसने साइन किया है? BEE के जो सेक्रेटरी हैं मिलिंद दियोरे, इन्होंने, और आलोक कुमार श्रीवास्तव जो डायरेक्टर जनरल है NTH के, नेशनल टेस्ट हाउस के, इन दोनों ने मिलके ये MOU को साइन किया है। अब मेन मकसद देखा जाए इस MOU का, तो वो क्या था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप समझते हैं ना कि हमारा जो एनर्जी कंजप्शन है, मतलब नेचर को बचाकर हमको उसका यूज़ करना है कि वो फ्यूचर के लिए भी अवेलेबल रहे। तो यहाँ पर एनर्जी की बात हुई है, तो एनर्जी कंजर्वेशन की बात करी है कि हमें इस इलेक्ट्रिसिटी को इस तरीके से सेव करना है, मतलब उसे बनाना भी है, लेकिन ऐसे बनाना है कि वो आगे के लिए भी बची रहे, प्रिजर्व रहे, मीन्स नेचर को कोई नुकसान ना हो उसकी वजह से। इस तरीके से हमें डेवलपमेंट करना है। तो ये जो कोलैबोरेशन है, ये जो MOU है, इसके थ्रू क्या होगा कि जो कार्बन निकलती है एनर्जी जनरेट करने के टाइम पे, वो कम हो सके, कम से कम वो उत्पाद हो उसका, और हमें आत्मनिर्भर भारत को भी सपोर्ट करना है कि हम हर चीज़ जो है वो इंडिया में ही बनाएं। आप सभी जानते होंगे अभी सेल्फ रिलायंस का टाइम चल रहा है, मतलब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं कि हम सब कुछ, हर चीज़ इंडिया में ही बनाएं, मैन्युफैक्चर यहीं हो सब। तो ये एनर्जी के फील्ड में भी अभी यही चीज़ लागू की जा रही है कि सेल्फ रिलायंट इंडिया बनाने के लिए ये इनिशिएटिव रखा गया है। अब बात करते हैं हेडक्वार्टर्स की। तो NTH का हेडक्वार्टर है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, और BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ये सारी आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है कि इन सब में क्या था, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया है, लॉन्च किया गया है अभी। इसको अभी हमने देखा था कल परसों की न्यूज़ में कि न्यूट्रिशन वीक मनाया जा रहा था 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। तो उसी तरह अभी ये जो सितंबर मंथ है, इसको 7वां राष्ट्रीय पोषण माह बनाया गया है। हर साल सितंबर में न्यूट्रिशन का ही टाइम होता है, तो फर्स्ट वीक न्यूट्रिशन वीक कहलाता है, और सितंबर का पूरा मंथ जो है वो राष्ट्रीय पोषण माह कहलाता है। इसको लॉन्च किसने किया है? अन्नपूर्णा देवी, जो हमारी यूनियन मिनिस्टर है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। और कहाँ पर किया है? महात्मा मंदिर इन गांधीनगर, गुजरात में ये लॉन्च हुआ है। अब ये जो एक मतलब इन्होंने एक इवेंट रखा था इसके लिए, इसे लॉन्च करने के लिए। तो इस इवेंट की शुरुआत कैसे हुई थी?
ये एक प्लांटेशन ड्राइव से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसका नाम रखा था एक पेड़ माँ के नाम। इस पोर्शन के कुछ की पिलर्स हैं, वो आपको ध्यान रखना है। गुड गवर्नेंस, कन्वर्जेंस, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। POP लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट मल्टी ब्रांड co-branded कार्ड इन पार्टनरशिप विथ रुपे एंड यस बैंक। अब POP क्या है? तो POP एक फिनटेक स्टार्टअप है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? पॉप टेक ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड। इसने और यस बैंक ने मिलकर, यस बैंक का POP और ने रुपे क्रेडिट कार्ड के साथ मिलकर क्या लॉन्च कर दिया है? इंडिया का फर्स्ट मल्टी ब्रांड को-ब्रांडेड कार्ड लॉन्च कर दिया है। तो ये जो कार्ड रहेगा, इसका बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में टाई अप होगा, जैसे कि जोमेटो, ब्लिंकिट, कल्ट, रैपिडो, क्लियर टिप एंड फार्म इजी। ऐसे कुछ ई कॉमर्स बैंक प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्रॉसरीज के हैं, जो फूड्स के हैं, ट्रैवल से रिलेटेड है, फिटनेस से रिलेटेड है। तो इनके साथ में इसका टाई अप होगा, मीन्स कि इसका यूज़ करके लोग पेमेंट कर सकते हैं इजीली। ये एक क्रेडिट कार्ड है जिसमें कि जो इसकी लिमिट है वो बहुत ज़्यादा दूसरे क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा रखी गई है। ये बेसिकली एक UPI ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है, ऐसा आप समझ सकते हैं। अब ये जो है, ये कहाँ पर लॉन्च किया गया था? तो ये ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल जो मुंबई में हुआ था, ये वहाँ लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अनुया प्रसाद ने गोल्ड जीत लिया है काय में एयर पिस्टल में, जो कि वर्ल्ड डीप चैम्पियनशिप में एयर पिस्टल की एक कॉम्पिटिशन हुआ था, उसमें अनुया प्रसाद ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये डीप शूटिंग चैम्पियनशिप है जो अभी चल रही थी, कहाँ? हैनोवर जर्मनी में। इसी के साथ साथ इंडिया ने टोटल 4 मेडल्स जीते हैं, इंक्लूडिंग 1 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। इन्होंने गोल्ड जीता है जो अनुया प्रसाद ने, ये किस में जीता है? 10 मीटर की एयर पिस्टल में। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। वाई हरा गोपाल अपॉइंटेड MD ऑफ नैपकॉन। ये हैं वाई हरा गोपाल, ये क्या अपॉइंट हो गए हैं? अब MD ऑफ नैपकॉन अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ नैपकॉन। मतलब नैपकॉन क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है नाबार्ड का एक होली ओन कंसल्टेंसी सर्विस है। मतलब कम्प्लीटली ये नाबार्ड की सर्विस है, कंसल्टेंसी सर्विस। तो उसके MD अपॉइंट किए गए हैं। इससे पहले ये क्या थे? इससे पहले ये जनरल मैनेजर थे तेलंगाना के रीजनल ऑफिस ब्रांच नाबार्ड के। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। UTT 2024 शरद कमल जो फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर बन गए हैं ITTF फाउंडेशन के। अब ये ITTF क्या है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है ये। तो इसके ये फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर बना दिए गए हैं। ये जो शरद कमल है, ये अभी अभी क्या थे? मेल फ्लैग बियरर थे, मतलब जो फ्लैग लेके चलते हैं ना, वो कंक्लूडिंग पेरिस ओलंपिक में। अभी जो पेरिस ओलंपिक चल रहा था, उसमें जो हर कंट्री का एक पर्सन आगे होता है जो उस कंट्री का फ्लैग लेके चलता है, तो उसमें ये जो शरद कमल थे इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये फ्लैग बियरर थे। ये कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं? तो ये चेन्नई लायंस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? टेनिस से। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अदर बेंगलुरु बेस्ड FWDA, ये कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, इग्नोर करिए इसे। बेंगलुरु बेस्ड FWDA अनाउंसेस सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट ऑफ इंडिजिनस अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट। तो अभी बेंगलुरु ने एक अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट लॉन्च कर दिया गया है। ये आप देखते हैं, ये अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, मतलब एक तरीके से ये ड्रोन है जो निगरानी रखेगा, ठीक है, जिससे कि जो भी आगे वॉर होने वाले हैं या कोई भी किसी की सस्पिशियस एक्टिविटी है दूसरी कंट्री की, तो वो हमें पता चल जाएगी। इससे क्या होगा? हमारे जो लोग हैं उनको कोई जान का खतरा नहीं होगा। किसी की जान जोखिम में डालने से बेहतर है कि इस टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करें। तो ये सक्सेसफुल इसका लॉन्च कर दिया गया है अभी मीन्स इसने उड़ान भर ली है और ये सक्सेसफुल रहा है, ठीक है। इसका नाम क्या है? FWD-200B, ये इस व्हीकल का नाम है, इस
अनमैन्ड बॉम्बर एयरक्राफ्ट का। इसको मीडियम एल्टीट्यूड के लिए बनाया गया है, जो 15,000 फीट तक ये जा सकता है, उड़ सकता है। ठीक है, इसका लॉन्ग इंड्योरेंस है। इसका नाम है मेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, इसमें ऑप्टिकल पेलोड्स फॉर सर्विलेंस एंड मिसाइल लाइक वेपन्स फॉर एयर स्ट्राइक्स एंड बॉम्बिंग। मतलब ये सिर्फ निगरानी नहीं करेगा, इसमें कुछ मिसाइल्स भी रहेंगी, कुछ वेपन्स भी रहेंगे, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो ये अपने आप फायर भी कर सके, ऐसा रहेगा। ठीक है, अब FWDA के CEO कौन है? सुहास तेजस कांडा। अच्छा, FWDA का फुल फॉर्म क्या है? फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेशनल चेस चैम्पियनशिप हुई थी, जिसे किसने जीत लिया है? कार्तिक ने। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा? गांगुली को। वो सेकंड पोजीशन गांगुली ने हासिल करी है, गांगुली सूर्य शेखर ने। और थर्ड पोजीशन पे इस बार रहे इंटरनेशनल मास्टर थे नीलश साहा, ये इस बार थर्ड पोजीशन पर रहे। काफ़ी इंटरेस्टिंग मैच रहा था ये वाला। इसमें कार्तिक ऐसा लग रहा था कि हारेंगे, सेकंड या थर्ड पोजीशन पे आएंगे, बट फाइनली उन्होंने जो एंड मूवमेंट था उसमें उन्होंने एक स्ट्राइक करा और ये जीत गए। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? गुरुग्राम हरियाणा से। ये जो चैम्पियनशिप हुई थी ये कहाँ हुई थी? राव प्रहलाद सिंह इंटरनेशनल स्कूल में, RPS इसे बोलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। हरविंदर सिंह ने एक पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया है आर्चरी में। ठीक है, ये इंडिया फर्स्ट एवर पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल रहा। अब तक आपने देखा हमने पिछले 2-3 दिनों में जो भी न्यूज़ कवर करी है पैरा ओलंपिक से रिलेटेड, तो उसमें किसी ने सिल्वर जीता है, किसी ने ब्रॉन्ज जीता है, अभी तक गोल्ड कोई नहीं लाया था। तो ये पहले नहीं, गोल्ड लाए थे, लेकिन ये जो आर्चरी में गोल्ड कोई नहीं लाया था, ये पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने आर्चरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। इनका नाम याद रखिएगा, हरविंदर सिंह। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, PM मोदी अराइव्स इन ब्रूनई। अब मोदी जी ने ब्रूनई में विजिट करी है भाई साहब। ठीक है, किस लिए विजिट करी है? तो ये 40 इयर्स ऑफ इंडिया ब्रूनई रिलेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए। ठीक है, ब्रूनई के लिए, ब्रूनई के बारे में बहुत खास बातें आपको जानने मिलने वाली है। अब सुल्तान जो है ब्रूनई के, उन्होंने इनको होस्ट किया था लंच पे, ऑनर ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी एट इस्ताना नूरुल इमान पैलेस। ये उनका पैलेस है, इस्ताना नूरुल इमान पैलेस। यहाँ पे इन्होंने PM मोदी को इनवाइट किया था लंच के लिए। ये जो पैलेस है ना, इसके बारे में तो मैं आपको कुछ बहुत खास चीज़ बताने वाली हूँ। अब ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पैलेस है, मतलब इससे बड़ा कोई पैलेस ही नहीं है भाई दुनिया में। ठीक है, इस कैसे लार्जेस्ट है? तो इसमें 1788 रूम्स हैं। पैलेस मतलब समझते हैं ना आप, महल होता है। ठीक है, इसमें 1788 रूम्स हैं, 257 बाथरूम्स हैं, और इसमें बहुत ज़्यादा स्टेयर केसेस भी हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हम कल के करंट अफेयर्स में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि और भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं कल के वीडियो में।